डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक वर्ण के बारे में। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर बार परीक्षा में आपके बड़ा प्रश्न पूछा जाता है। प्राकृतिक वर्ण को समझाइए, एक्सप्लेन नेचुरल सिलेक्शन। पीछे हम पढ़ चुके हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, जो कि चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वेलेस के द्वारा दिए गए थे। डार्विन की जो वर्ण की आदिकालीन विचारधारा कुछ ऋणात्मक थी तथा यह सिद्धांत पॉपुलेशन के बजाय केवल प्राणियों पर लागू की गई थी, परंतु उनके इस सिद्धांत ने उद्विकास की प्रक्रिया को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की। उनकी सफलता के अनुसार, उनकी संकल्पना के अनुसार जीवित रहने के लिए प्राणियों में आपस में संघर्ष होता है, क्योंकि सभी जातियां अधिक से अधिक प्रजनन करती हैं। अतः उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो प्राणी जीवित रहने के लिए कम उपयुक्त होते हैं उन्हें वातावरण से हटा दिया जाता है, अर्थात वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो डार्विन की जो अवधारणा थी उसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन में यही बताया गया था कि जो प्रकृति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अनुकूलतम है वही प्राणी जीवित रहेगा, और जो प्रकृति के प्रति अनुकूलित नहीं होता है वो प्राणी प्रकृति के द्वारा हटा दिया जाता है। इस तरह वातावरण जीवन संघर्ष में सिलेक्शन फोर्स का कार्य करता है, चयन बल का कार्य करता है। डार्विन की विचारधारा को मृत्यु या मॉर्टेलिटी रेट के रूप में या उत्तरजीविता के रूप में देखा गया था, जबकि आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्राकृतिक वर्ण जीनोटाइप तथा उसकी अगली पीढ़ियों में उत्तरजीविता की योग्यता पर कार्य करता है। यानी जीनोटाइप और उसकी हेरेडिटी नेक्स्ट जनरेशन में किस प्रकार से होती है, नेचुरल सिलेक्शन उस पर कार्य करता है। नेचर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण की प्रकृति। यदि वातावरण में परिवर्तन नहीं हो तो किसी भी पॉपुलेशन के जीन पूल में सभी जीन साम्यावस्था में या इक्विलिब्रियम की स्टेज में आ जाएंगे, यानी कि इवोल्यूशन रुक जाएगा। अतः इवोल्यूशन जारी रहे, यानी उद्विकास जारी रहे, इसके लिए हमें यह जानना होगा कि किस तरह जेनेटिक इक्विलिब्रियम को चेंज किया जा सकता है, आनुवंशिक साम्य अवस्था को किस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है। साधारण भाषा में हम यह कह सकते हैं कि प्राकृतिक वर्ण एक प्रकार का डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन होता है, विभेदी प्रजनन होता है। डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन से नई उत्पन्न होने वाली संतानों में अलग अलग जीनोटाइप और जीनी स्ट्रक्चर्स उत्पन्न होगी जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम को चेंज करेगी। आनुवंशिक साम्य या जेनेटिक इक्विलिब्रियम को परिवर्तित करने में म्यूटेशन या उत्परिवर्तन भी महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण होता है नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण आने वाली पीढ़ी में उन जीनोटाइप को प्रेरित करता है जो कि प्रकृति के अनुकूल होता है या जो विभेदी प्रकार उत्पन्न करता है। इस प्रकार विभेदी प्रकार उत्पन्न करने की क्रिया को विभेदी प्रजनन या डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यह जीनों का डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जीन फ्रीक्वेंसी में चेंजेज उत्पन्न करता है, और नेचुरल सिलेक्शन का दूसरा लक्षण यह है। तो नेचुरल सिलेक्शन जिसकी आधुनिक अवधारणा जो दी गई है, जो मॉडर्न कंसेप्ट दिया गया है डार्विन थ्योरी के बाद में, उसमें यह बताया गया है कि नेचुरल सिलेक्शन के प्रकार में नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक वर्ण की जो नेचर है उसका पहला पॉइंट था डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। तो जब जीवों में विभेदी प्रकार का प्रजनन होगा तो नए नए टाइप के जीनोटाइप बनेंगे
और इस कारण से जेनेटिक इक्विलिब्रियम में चेंज आएगा और इस कारण से एवोल्यूशन की प्रोसेस चलती रहेगी। नेचुरल सिलेक्शन का दूसरा लक्षण यह है कि यह उन्हीं जीनों का समर्थक या पक्षधर या उन्हीं जीवों को लाभ पहुंचाने वाला होता है जो वातावरण और पॉपुलेशन में उच्च स्तर की अनुकूलता उत्पन्न करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन जो है, प्राकृतिक वर्ण जो है, केवल उन्हीं जीनों के लिए फायदेमंद रहता है जो कि प्रकृति के प्रति अनुकूलित होते हैं और समष्टि इस प्रकार से उनकी पॉपुलेशन जो है प्रकृति में बनी रहती है। यदि उदाहरण के तौर पर यदि एक पॉपुलेशन में दो या दो से अधिक प्रकार के जीनी संयोग यानी जीन कॉम्बिनेशंस पाए जाते हैं तो नेचुरल सिलेक्शन उन्हीं कॉम्बिनेशंस का समर्थन करता है जो वातावरणीय परिस्थितियों के प्रति अधिक उपयुक्त होते हैं। इस तरह नेचुरल सिलेक्शन एडेप्टेशंस का समर्थन होकर के प्राणी व वातावरण के बीच में अधिक अनुकूल संबंध स्थापित करता है या वातावरण के प्रति अधिक उपयुक्त प्राणियों का समर्थन करता है। इसे हम निम्न उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे कि ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर या जिसको फ्रूट फ्लाई कहते हैं, फल मक्खी कहते हैं, कि एक पॉपुलेशन में सफ़ेद व लाल आँखों वाले मेल और फीमेल पाए जाते थे। इस तरह की पॉपुलेशन में आमतौर पर यह देखा गया कि सभी फीमेल्स, चाहे वे सफ़ेद आँख या लाल आँख वाली हो, केवल लाल आँख वाले रेड आई वाले मेल से ही कपलेशन या रिप्रोडक्शन करना चाहती है। इस तरह के सेलेक्टिव रिप्रोडक्शन के कारण सफ़ेद आँखों वाली जीन जो है, वाइट आई वाली जीन जो है, धीरे धीरे पॉपुलेशन में से एक्सटिंक्ट हो जाएगी या विलुप्त हो जाएगी। चूँकि लाल आँखों वाली प्राणी वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त हैं, अतः पॉपुलेशन में उनकी संख्या बढ़ती जाएगी और सफ़ेद आँखों वाले प्राणियों की संख्या घटती जाएगी। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण की कार्यप्रणाली। तो प्राकृतिक वर्ण की क्रियाशीलता के लिए निम्न आधारभूत आवश्यकताएं होती है। पहला है जनन योग्य इकाइयाँ, यानी कि पॉपुलेशन में से वे प्राणी जो कि एडल्ट या जो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो चुके हैं, यानी कि जनन के लिए उपयुक्त हैं या जनन के योग्य हो चुके हैं। सेकंड है जेनेटिक वेरिएशंस की ओरिजिन ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस, यानी आनुवंशिक विभिन्नताओं की उत्पत्ति और एक ही प्रकार के वातावरण में एक से अधिक प्रकार की जनन योग्य इकाइयों की उपस्थिति। तो कई सारी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स की प्रेजेंस। तो पहला है जनन योग्य इकाइयों को प्राकृतिक वर्ण की प्रारंभिक इकाई माना जाता है। एक पॉपुलेशन में पाए जाने वाले कुल जनन योग्य प्राणी प्राकृतिक वर्ण की एक इकाई होते हैं, जिन पर सिलेक्शन या नेचुरल सिलेक्शन जो है वो क्रियाशील होता है, क्योंकि यही प्राणी जो है वो नेक्स्ट जनरेशन को जन्म देते हैं। इस प्रकार पॉपुलेशन का टोटल जीन पूल जो है वर्ण की क्रियाशीलता के लिए उपलब्ध होता है। इस जीन कोष में से या जीन पूल में से वे ही जीनोटाइप अधिक सक्रिय रूप से विकसित होते हैं जो वातावरण के प्रति अधिक उपयुक्त होते हैं। इस तरह अधिक उपयुक्त जीनोटाइप के धारक प्राणी कम उपयुक्त जीनोटाइप के धारक प्राणियों की तुलना में अधिक विकसित होते हैं। तो ऐसे प्राणी अधिक विकसित होंगे या अधिक संतान को उत्पन्न करेंगे जिनका जीनोटाइप जो है वातावरण के लिए अधिक अनुकूल है, अधिक एडेप्टेड है। तो अधिक उपयुक्त जीनोटाइप वाले प्राणियों की संख्या बढ़ती जाती है और जो कम उपयुक्त है उनकी संख्या घटती जाती है। नेचुरल सिलेक्शन इन जेनेटिक वेरिएशंस का समर्थक होता है जो उपयुक्त प्रकार के जीनोटाइप उत्पन्न करते हैं। हर बार उत्पन्न होने वाली जेनेटिक वेरिएशंस
एक पॉपुलेशन के जीन पूल में एकत्रित होती जाती हैं तथा धीरे धीरे ये वेरिएशंस इतनी अधिक हो जाती हैं कि ये उस पॉपुलेशन को अपनी सहयोगी पॉपुलेशन से पृथक कर देती हैं, सेपरेट कर देती हैं। यानी कि उत्पन्न होने वाले प्राणियों में हर बार वेरिएशंस या विभिन्नताएं उत्पन्न होती जाती हैं और धीरे धीरे अगली पीढ़ियों में ये विभिन्नताएं इतनी अधिक हो जाती हैं कि उत्पन्न होने वाले प्राणी जो हैं अपनी मूल पॉपुलेशन से भिन्न प्रकार के हो जाते हैं। प्राकृतिक वर्ण के प्रभावी होने के लिए यह आवश्यक है कि एक ही प्रकार के वातावरण में भिन्न भिन्न प्रकार के जीनोटाइप के प्राणी उपस्थित हो, ताकि भिन्न भिन्न प्रकार के जीनोटाइप्स में तुलनात्मक रूप से यह तय किया जा सके कौन सा जीनोटाइप उस वातावरण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अधिक उपयुक्त जीनोटाइप वाले प्राणियों की संख्या समष्टि में या पॉपुलेशन में निरंतर बढ़ती जाएगी। इस तरह प्राकृतिक वर्ण की क्रियाशीलता का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। प्राकृतिक वर्ण के प्रकार 3 प्रकार पाए जाते हैं। फर्स्ट है स्थिर या सामान्य, जिसको स्टेबलाइजिंग और नॉर्मल सिलेक्शन कहते हैं। सेकंड है दिशात्मक या अग्रगामी, डायरेक्शनल और प्रोग्रेसिव सिलेक्शन। एंड थर्ड टाइप है डिसरप्टिव सिलेक्शन या छित्रित वर्ण। तो सबसे पहला है इसमें स्थिर या सामान्य प्रकार का वर्ण। स्थिर या सामान्य वर्ण तभी सक्रिय रूप से कार्य करता है जब वातावरण में लंबे समय तक कोई परिवर्तन नहीं हो। तो फर्स्ट प्रकार का जो नेचुरल सिलेक्शन का टाइप है स्टेबलाइजिंग या नॉर्मल, ये तब भी कार्य करता है जबकि वातावरण में लंबे समय तक किसी भी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं हो, या यदि परिवर्तन हो तो केवल थोड़े समय के लिए हो। ऐसी परिस्थिति में वर्ण उन्हीं प्राणियों का समर्थन करता है जो सामान्य रूप से अनुकूलित होते हैं एवं जेनेटिक इक्विलिब्रियम अवस्था को बनाए रखता है। यह सिलेक्शन उन प्राणियों को समष्टि से हटा देता है जो सामान्य से अधिक या कम अनुकूलित होते हैं। सिलेक्शन एनवायरमेंटल कंडीशंस की अनुपस्थिति में, एनवायरमेंटल चेंजेज की अनुपस्थिति में ही सक्रिय होता है। इसे निम्न उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है, जैसे कि पेनेक्सिया डोमिनुला। पेनेक्सिया डोमिनुला एक मॉथ है, एक सलब है, जिसमें आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा पीले पंखों वाली एक स्पेसीज प्राप्त की गई। उस स्पेसीज को ब्रिटेन के उस क्षेत्र में छोड़ दिया गया जहां इस प्रजाति के, इस स्पेसीज के मॉथ नहीं पाए जाते थे, सलब नहीं पाए जाते थे। वहां केवल सफ़ेद रंग के पंखों वाली प्रजाति ही पाई जाती थी। तो ये मॉथ अधिक समय तक बैठे रहने वाले थे, यानी कि जो येलो कलर के मॉथ जिनको आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा पैदा किया गया था, वे लंबे समय तक बैठे रहते थे। अतः वे वाइल्ड वैरायटी के सल्बों के साथ में उनका संकरण नहीं हो पाया। 5 वर्षों बाद में देखा गया कि इस प्रकार के मॉथ या सलब से सामान्य सफ़ेद रंग के पंखों वाले सलब उत्पन्न होने लगे। अतः यह प्रदर्शित करता है कि प्राकृतिक वर्ण सामान्य पंखों वाले सल्बों का या मॉथ्स का समर्थक है। अतः आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा उत्पन्न पीले रंग वाले जीन जो है वापस सामान्य पंखों वाले प्रकार पर लौट आए। इस तरह हम देखते हैं कि स्थिर या सामान्य वर्ण लक्षणों की भिन्नता को कम करता है तथा पॉपुलेशन की होमोजीनस स्टेट को बनाए रखता है। इसी प्रकार से इसमें दूसरा इसका है स्थिर या सामान्य प्रकार का वर्ण का मुख्य लक्षण यह है कि वातावरण में लंबे समय तक कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, परंतु सभी लक्षणों में वातावरण अपरिवर्तित रहे यह संभव नहीं होता है। फिर भी कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनमें काफ़ी लंबे समय तक बहुत कम या कोई परिवर्तन नहीं होता है।
ऐसी परिस्थितियों में स्थिर या सामान्य वर्ण सक्रिय होता है। सेकंड टाइप है दिशात्मक या अग्रगामी वर्ण, डायरेक्शनल और प्रोग्रेसिव सिलेक्शन। इस प्रकार का वर्ण समष्टि से नियमित रूप से कुछ विशिष्ट लक्षणों को निश्चित दिशा में विकास के लिए प्रेरित करता है। इस तरह का वर्ण वातावरण से संबंधित होता है तथा वातावरण के साथ साथ दिशा विशेष में अग्रगामी रूप से परिवर्तित होता रहता है। यह वर्ण या सिलेक्शन निरंतर बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार जीवित प्राणियों को दिशात्मक परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है ताकि प्राणी उस बदलते हुए वातावरण के प्रति अनुकूलित हो जाए। इस तरह के वर्ण को दिशात्मक या डायरेक्शनल सिलेक्शन कहते हैं। डायरेक्शनल सिलेक्शन सामान्य वक्र के एक सिरे के प्राणियों को हटाता है और दूसरे सिरे पर बढ़ाता है। इस तरह यह सिलेक्शन विभिन्न लक्षणों के मध्यमान या उनके मीन जो है या एवरेज जो है उसको बदल देता है और एक दिशा में लक्षणों को बढ़ाता है। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी यह दिशात्मक वर्ण लक्षण विशेष को एक दिशा विशेष में बढ़ाता रहता है। इसे निम्न उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। जैसे ब्रिटेन में वर्षों पूर्व में औद्योगिक इकाइयों की संख्या के बढ़ने के कारण उनके द्वारा छोड़ा गया धुआं व कालिख वृक्षों, पौधों तथा अन्य स्थानों पर गिरकर जमने लगा। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिटेन के मैनचेस्टर में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण जो कि करीबन 1845 के करीबन शुरू हुआ था, तो वो शुरू हुआ। तो उसके शुरू होने के कारण वहाँ पर फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं था या कार्बन था वो वहाँ पर उपस्थित वृक्षों, पौधों और अन्य स्थानों पर गिर करके जमने लगा, जिसके कारण पौधों के तने और पत्तियाँ काली हो गई। वहाँ पाए जाने वाले एक शलभ या जिसको मॉथ कहें या पतंगा कहें, जिसका नाम बिस्टन बेटुलेरिया था, उसके पंखों का रंग हल्का था तथा यह पेड़ पौधों के तनों पर लगी लाइकेन के समान था। लाइकेन आप जानते हैं, एल्गी और फंजाई मिलकर के लाइकेन बनाते हैं, जिससे वह उस पर बैठकर अपनी सुरक्षा करता था। यानी कि उसके पंखों का रंग जो था वो वहाँ की पृष्ठभूमि से मिलता जुलता था, बैकग्राउंड से मिलता जुलता था। ब्रिटेन का मैनचेस्टर एक विकासशील औद्योगिक क्षेत्र था। इसमें 1845 तक यह शलभ या मॉथ हल्के रंग में पाया जाता था। कालिख जमा होने के कारण वातावरण का रंग गहरा हो गया तथा यह मॉथ जो है उसके शत्रुओं को स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगा। इसी क्षेत्र में अचानक एक गहरे रंग के पंखों वाला मॉथ विकसित हुआ। धीरे धीरे आगामी 50 वर्षों में अर्थात 1885 तक मैनचेस्टर में इन मॉथ्स की संख्या बढ़कर के 99% हो गई। यानी कि डार्क कलर के जो विंग्स वाला मॉथ एक विकसित हुआ था, तो धीरे धीरे 50 सालों में उनकी पॉपुलेशन थी जो वो 99% बढ़ गई और हल्के रंग वाले मॉथ्स की संख्या घट कर के 1% रह गई। यह परिवर्तन बदलते हुए वातावरण के अनुकूल था। यदि मॉथ का रंग गहरा नहीं होता तो वह अपने शिकारी प्राणी के हाथ आसानी से आ जाता। इस तरह अधिक गहरा रंग बदले हुए वातावरण के अधिक अनुकूल था। अतः वर्ण के इस लक्षण का समर्थन कर इसे आगे की तरफ बढ़ाया गया। इस नई विकसित जाति का नाम बिस्टन बेटुलेरिया कार्बोनेरिया रखा गया। कैटलवेल ने बताया कि यदि शलभों में इस तरह का अनुकूलन नहीं हुआ होता, इस तरह का एडेप्टेशन नहीं हुआ होता, तो वे लाइकेन पर बैठने के पश्चात आसानी से अपने शिकारी प्राणी को दिखाई पड़ते और वह उन्हें मार डालता। इसलिए गहरे रंग की प्रजाति अधिक सुरक्षित हो गई और उनका प्रसार अधिक हो गया। इस तरह वातावरणीय कारक ने
नई प्रजाति को विकसित किया। दिशात्मक वर्ण ने सक्रिय रूप से समष्टि में गहरे रंग के जीन का समर्थन और हल्के रंग के जीन को विलुप्त कर दिया। धीरे धीरे यह लक्षण प्रभावी लक्षण के रूप में विकसित हो गया। इसी प्रकार से डीडीटी का छिड़काव हमारे यहाँ पर मलेरिया रोग के रोकथाम के लिए किया जाता है, लेकिन लगातार डीडीटी के छिड़काव के कारण कीटों में उसके प्रति रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता बढ़ती जाती है और उसका इफेक्ट यह होता है कि उनके कीटों के जीनोटाइप में इस प्रकार के चेंजेज हो जाते हैं कि उन पर डीडीटी का कोई असर नहीं रहता है। यहाँ पर डायग्राम में आपको तीनों प्रकार के वर्ण के तीनों प्रकार यानी कि स्थिर प्रकार का वर्ण, दिशात्मक प्रकार का वर्ण और छिद्रित प्रकार का वर्ण डिसरप्टिव सिलेक्शन तीनों दिखाए गए हैं। फर्स्ट जो है ऊपर से नीचे तक आप देखिए, फर्स्ट जो है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, इसमें बीच में जो दिखाया गया है यह किसी प्राणी की पॉपुलेशन है। अब दोनों तरफ नीचे वाले डायग्राम में इसी में ही दोनों तरफ ये फ्रीक्वेंसी जो दिखाई गई है, दोनों तरफ तीर दिखाए गए हैं। इसका मतलब है कि वातावरण में चेंजेज हो रहा है और उसका जो है इस पर प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, सिलेक्शन प्रेशर। लेकिन क्योंकि यह वर्ण जो है स्टेबलाइजिंग प्रकार का है तो वातावरण में कोई भी परिवर्तन नहीं होते हैं। इस कारण से इसका मध्यमान या इसकी जो पीक वैल्यू है वो उतनी ही बनी रहती है, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई चेंजेज जीनोटाइप में इन पॉपुलेशन में नहीं होता है। सेकंड डायग्राम जो है बीच वाला तीनों ऊपर से नीचे की तरफ, ये है डायरेक्शनल सिलेक्शन, दिशात्मक वर्ण। इसमें फर्स्ट जो डायग्राम ऊपर वाला दिखाया गया है ये कोई पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन में वातावरण में होने वाले चेंजेज के कारण कुछ जीव जो है उनमें चेंजेज होता है। इस कारण से उनमें नए जीनोटाइप्स विकसित हो जाते हैं, यानी कि नए लक्षण विकसित हो जाते हैं और वे वातावरण के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सेकंड डायग्राम में यह प्रोग्रेसिव चेंजेस दिखाए गए हैं और थर्ड डायग्राम में आप देखिए कि फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स जो इनके हैं पॉपुलेशन में, नए प्रकार के प्राणी जो हैं वो ब्लैक के द्वारा दिखाए गए हैं। तो इस टोटल पॉपुलेशन में इन प्राणियों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से पॉपुलेशन का जो पीक था वो पीक यहाँ पर चेंज हो गया है नए प्रकार के प्राणियों के द्वारा या नए जीनोटाइप के प्राणियों के द्वारा। थर्ड डायग्राम जो है उसमें डिसरप्टिव सिलेक्शन यानी छिद्रित प्रकार के वर्ण को दिखाया गया है। तो यहाँ पर ऊपर वाले डायग्राम में आप देखिए दो पॉपुलेशंस जो कि पास पास में दिखाई गई हैं। अब इन दोनों प्रकार की पॉपुलेशन के बीच में किसी प्रकार का जीनों के बीच में आदान प्रदान होता है और इसके कारण बीच वाले जो प्राणी हैं वो अड़ जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वे प्रकृति के प्रति अधिक अनुकूलित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ बीच वाले जो प्राणी हैं, ये प्राणी जो हैं इनके द्वारा नए टाइप का जीनोटाइप तैयार किया जाता है रिप्रोडक्शन के द्वारा, और यहाँ पर दो पॉपुलेशन जो है मिलकर के एक प्रकार की पॉपुलेशन या इनकी पीक वैल्यू जो है या इनका मध्यमान जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो इसमें नेक्स्ट टाइप है, इसमें तो नेक्स्ट इसमें तीसरा प्रकार है डिसरप्टिव सिलेक्शन या वितरित वर्ण। इस प्रकार का वर्ण पूर्व में उपस्थित होमोजीनस पॉपुलेशन को अनेक अनुकूलित प्रादर्शों में पृथक कर देता है। यह समष्टि में विशेष प्रकार के आकारिकी लक्षणों को फिनोटाइप या फिनोटाइप समष्टि के माध्यम से दूर हटाता है।
इस तरह का वर्ण जब सक्रिय होता है तब पॉपुलेशन पूर्व में समांगी वातावरण के लिए अनुकूलित होती है। केवल यही एक ऐसा प्राकृतिक वर्ण है जो समष्टि में विभिन्नताओं की मात्रा बढ़ाने को प्रेरित करता है। छित्रित प्रकार के वर्ण के परिणाम स्वरूप युवावस्था के प्राणियों में पाए जाने वाले एक स्वरूपी लक्षण वयस्कों में द्वि या त्रिस्वरूपी लक्षणों में बदल जाते हैं। जैसे कि स्टेबिन्स और उनके सहयोगियों ने कैलिफोर्निया की सैक्रामेंटो घाटी में सूर्यमुखी पादपों सनफ्लावर जो प्लांट्स है की पॉपुलेशन में 12 वर्षों तक अध्ययन कर डिसरप्टिव सिलेक्शन को समझाया। उनके अनुसार शुरुआत में सनफ्लावर के प्लांट्स जो है जेनेटिकली 2 भिन्न प्रजातियों के संकरण से उत्पन्न हुए थे। 5 वर्षों बाद यह पॉपुलेशन एक घास क्षेत्र के द्वारा 2 अलग सब स्पेसीज में विभेदित हो गई। इनमें से एक तुलनात्मक रूप से ड्राई स्पेस में रहने लगी और दूसरी जो थी वो मॉइस्ट रीजन में रहने लगी। अगले 7 वर्षों में वर्षा की विभिन्न मात्रा के फलस्वरूप इन पॉपुलेशंस में अनेक फ्लक्चुएशंस आए, परंतु फिर भी इन पॉपुलेशंस में वेरिएशंस ज्यों की त्यों बनी रही। प्रोफेसर सीवाल राइट ने बताया कि वे विभिन्नताएं इनके विभिन्न जीन पूल के कारण थी। तो इस प्रकार से इसके बारे में बताया गया था। फिर है इंटरैक्शन ऑफ वेरिएशंस एंड सिलेक्शन, वर्ण और विभिन्नताओं की पारस्परिक क्रिया। चूंकि वातावरण कभी भी स्थिर नहीं होता है तथा निरंतर परिवर्तनशील रहता है, अतः वर्ण की प्रकृति भी परिवर्तित होती रहती है। एक प्राकृतिक समष्टि, एक नेचुरल पॉपुलेशन की पीढ़ियों की जीन फ्रीक्वेंसी में होने वाले थोड़े थोड़े चेंजेज संभवतः सिलेक्शन प्रेशर में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं और पॉपुलेशन जेनेटिक्स को मद्देनजर रखते हुए लंबी अवधि के सिलेक्शन का प्रभाव ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि यह एकल जीन के डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन को प्रभावित करता है। यदि प्राणियों की एक सैद्धांतिक समष्टि को ध्यान में रख करके वर्ण का अध्ययन किया जाए तो कई महत्वपूर्ण बिंदु उभर कर सामने आते हैं। माना कि जब प्रथम बार हम एक पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं जिसमें एक जीन के 2 एलील्स जीन पाए जाते हैं और ये जीन है A1 एंड A2। इनमें से जीन A जो है वो डोमिनेंट है जीन A2 पर। हार्डी वाइनबर्ग के अनुसार जीन A1 की फ्रीक्वेंसी जो है P बराबर 0.9 और जीन A2 की फ्रीक्वेंसी Q बराबर 0.1 है। तो समष्टि में 3 जीनोटाइप के प्राणी पाए जाएंगे, A1A1, A1A2 और A2A2। यदि पॉपुलेशन में इक्विलिब्रियम हो तो जीन फ्रीक्वेंसी और स्थिर अवस्था में रहेगी, परंतु माना कि समष्टि में सिलेक्शन के कारण डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन होता है तथा वह प्रभावी एलील्स का समर्थक हो तो वर्ण के प्रभाव को कॉफिशिएंट ऑफ सिलेक्शन कहते हैं। और यह वर्ण का जो गुणांक है, कॉफिशिएंट है, अंग्रेजी में स्मॉल s अक्षर के द्वारा दिखाया जाता है। सिलेक्शन यह वर्ण गुणांक अप्रभावी एलील्स यानी A2 के विरुद्ध कार्य करता है और यह सिलेक्शन कॉफिशिएंट रिप्रोडक्टिव डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन के द्वारा अगली पीढ़ी में जीन की फ्रीक्वेंसी को प्रदर्शित करता है। यदि एलील A2 के विरुद्ध वर्ण गुणांक यानी कॉफिशिएंट ऑफ सिलेक्शन S बराबर 0.2 है तो प्रति 100 A2 एलील्स के 80 एलील ही अगली पीढ़ी में प्रदर्शित होंगे। तो इस प्रकार से नेचुरल सिलेक्शन किस प्रकार से जीन और जीन फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित करता है, जिससे कि पॉपुलेशन में प्रकृति के प्रति अधिक अनुकूलित जीनोटाइप वाले जीव जीवित रह पाते हैं और दूसरे जीव जो हैं वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं और विलुप्त हो जाते हैं। थैंक यू।